हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र प्रसाद सांखला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं इस शानदार जबरदस्त और मजेदार सेशन में। प्यारे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की उदय जो बैच है हमारा, उसकी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? बातचीत। किसने लिखा? बाल कृष्ण भट्ट जी ने। अब यहां पर देखो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि बस जो भी आप लोग पढ़ने में समय दो ना, वो केवल आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को दो, बीएसटी को दो, अकाउंट्स को दो। हिंदी में इतना समय देने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। वो इसलिए कहता हूं कि यहां मैं जो आप लोगों को समझाऊं ना, यहां मैं जो आप लोगों को बताऊं ना, बस उतना ही ध्यान रखना है। यह मैं आप लोगों को कहते हैं ना कि समझाने का तरीका आप लोगों को याद हो जाएगा यार, यहीं के यहीं ऐसे कैसे याद हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें हैं मेरी, वो आपको समझनी होंगी। कैसे? जैसे कि मान लो हमारा पहला चैप्टर है बातचीत। अब मैं कुछ बातें तो आप लोगों को यहीं पर मैं कुछ अंडरलाइन के द्वारा अंडरलाइन कर दूंगा, कुछ शब्द ये ध्यान रखना, उनको ध्यान में रखना, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में जो 100 एमसीक्यूज आते हैं ना, तो जितना मैं अंडरलाइन करूंगा वो 100 के 100 एमसीक्यूज यहां आप लोगों को 101% आप लोगों को दिखाई देगा। पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जब मैं आप लोगों को कहूं कि बेटा आप लोग जो अंडरलाइन है, एमसीक्यूज तैयार हो गया, एमसीक्यूज तैयार हो गया, आप लोगों को लेटर राइटिंग में सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर का, प्रत्येक चैप्टर का हमें सारांश ये अच्छे से ध्यान में रखना है, और वो भी कैसे? पॉइंट वाइज, यानी कि एक एक पॉइंट बना करके आप लोगों को उसको लिखना है और आप लोगों को उसको समझना भी है। मैं प्रत्येक चैप्टर का सारांश यानी कि मूल चैप्टर से पहले ये समझाऊंगा, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि बेटा जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन उन शब्दों को, उन उन वाक्यों को तो 100% ध्यान में रखना है। वहीं से आप लोगों का ये क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को वहां दिखाई देंगे। यदि आप मेरी क्लास में, मैंने कहा ना यार अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में अपना समय दो, हिंदी में समय देने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मैं बार बार ये कह रहा हूं तो वही ध्यान वही करना है आप लोगों को। बस मेरी क्लास में आप लोग क्या क्या करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। बस जब भी क्लास लाइव स्टार्ट हो तो स्टार्ट में शुरू में आप लोगों को आ जाना है और शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। बस ये आप लोगों ने ये कार्य मेरा किया, ये किया ना, तो बेटा मैं हमेशा कहता हूं 95% से अधिक अंक, मतलब 100% मार्क्स मैं दिलाऊंगा आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट में। स्कोरिंग सब्जेक्ट है यार। देखो इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया और बिजनेस हो गया, ठीक है। ऐसे महारत ही है हमारे पास। आप लोगों को यदि वो जैसा कह रहे हैं वैसा कर लिया, 100% मार्क्स वो दिला देंगे। अब रही मेरी बात, तो मैंने भी यही कहा है, अपना सारा समय उसमें दो, मुझे बस लाइव में शुरू में आ जाओ, स्टार्ट हो क्लास अंत तक बने रहो। जो मैं कह रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, बस उसी को ध्यान में रखना है और कुछ भी फालतू की चीजें ध्यान नहीं रखनी है। 90% से अधिक मार्क्स यानी 100% मैं दिलाऊंगा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा। सहमत हैं सभी? बताइए जल्दी से मुझे। तो तैयार हैं सभी? ऑडियो वीडियो ठीक है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की धमाकेदार, शानदार, मजेदार तरीके से। बताइए, ये आपसे ये कहा जाएगा कि बात उलट। चलो बेटा करते हैं हम लोग आज का सेशन की शुरुआत, हम लोग करते हैं। देखो आ जाइए। तो सबसे पहला एक ही क्वेश्चन ये आएगा। देखो मैंने कहा ना जो मैं बताऊं वो ध्यान में रखना है। सबसे पहला सवाल कौन सा आएगा कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध का नाम बताइए। यह आपसे यह कहा जाएगा कि बातचीत निबंध के लेखक कौन है, बातचीत निबंध के लेखक कौन है। देखो यहां से जो भी सवाल आएगा ना मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहला यह आएगा कि ये जो बातचीत है ना, इसके लेखक कौन है। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि ये बातचीत, सीधा सीधा आएगा कि बातचीत रचना के लेखक कौन है, एक सवाल पहला। दूसरा कि बातचीत जो है वो गद्य विधा में क्या है, निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा है। ये सब चीजें आप लोगों से यहां पूछी जाएगी।
क्लियर है? ये दो सवाल यहां के लिए तैयार हो गए हमारे चैप्टर से संबंधित। ऐसे चला दो ना, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, दो सवाल। दूसरा तीसरा सवाल क्या होगा हमारा, आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ रचनाएं और रचनाकारों के नाम पूछा जाता है, तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और आधुनिक काल को भी डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत सारे भागों में वर्गीकरण कर दिया था। तो एक नाम आता है आधुनिक काल का वर्गीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने किया था, जिसमें नाम आता है भारतेंदु युग। क्या नाम आता है? भारतेंदु युग। आपसे पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, यह ध्यान रखना एक। दूसरा कि भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ लेखक कौन है? सबसे वरिष्ठ लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। ये चीजें ध्यान में रखनी है। भट्ट जी का जन्म कब हुआ? 1844 ईस्वी में। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। कब निकाली थी? 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। देखो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने हमेशा कहा है कि जितना पढ़ा उतना ध्यान रखेंगे काफी है यार। दौड़ेंगे 100% मार्क्स लेके दिखाएंगे हम लोग 11th में, ठीक है। तो एक याद रखना रचनाएं, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल, बाल ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, सो अजान एक सुजान। सो अजान एक सुजान, रहस्य कथा। ये 3 रचनाएं। अब देखो एमसीक्यू सवाल यहां से आपका लेखक से संबंधित यहां से बाहर चला जाए तो मुझे कह देना। सीधा सीधा आएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ? आप कहेंगे 1844 में। भारतेंदु युग के सबसे बड़े वरिष्ठ लेखक का नाम बताइए? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा निबंध लिखा? बातचीत। बातचीत गद्य विधा में क्या है? निबंध है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया? बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब करवाया? बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा 1877 ईस्वी में। बस ये चीजें ध्यान में रखनी है यार। अब ये जो मैंने पढ़ा दिया है अब इसको आगे और पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो आइए, जैसे मैंने कहा कि जो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म है वो 1844 सन, याद रखना है, महीना और दिनांक याद रहे तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। जबरदस्ती दिमाग पे जोर मत डालना। मैंने कहा ना जितना बताऊं उतना ध्यान रख लोगे काफी है। तो 23 जून 1844 में जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। 1844 में जन्म होता है, 1914 में निधन हो जाता है। इनके कहां जन्म हुआ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। यह सवाल आ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कहां हुआ, तो आप कहेंगे इलाहाबाद यूपी में हुआ। माता का नाम पार्वती देवी था, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक व्यापारी थे, यह ध्यान रखना। पिता एक क्या थे? व्यापारी थे। माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि व लालसा जगाई। आपसे पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के जीवन में यानी कि जो लालसा रुचि जगाई अध्ययन की किसने जगाई? माता ने, पिता ने, भाई ने, बहन ने। तो यह ध्यान रखना है आप लोगों को। अध्ययन की रुचि जगाने वाला कौन था? इनकी माता जी थी। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद वे से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। अब देखो यहां से सवाल केवल जहां मैंने अंडरलाइन किया है बस वो ध्यान रखना है। गुरुजी जन्म होता है 1844 में, निधन होता है 1914 में, इलाहाबाद यूपी में जन्म होता है। माता का नाम पार्वती, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी एक व्यापारी थे। माता एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की एक रुचि लालसा जगा दी थी।
बस ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू सवाल आएगा, यहां से कोई सब्जेक्टिव सवाल नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिता के। अब देखो, पिता के निधनोपरांत, निधनोपरांत क्या होता है? निधन के बाद, निधन धन उपरांत। जब मैं संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि निधनोपरांत कैसे बनता है। उपरांत, उपरांत होता है बाद में, निधन के बाद में। पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। आपको पता है जब पिता की मृत्यु हो जाती है, 2-3 भाई होते हैं तो लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं, ना भी, खर्चा कैसे चले, पैसा तू भी दे, कोई भी सामान आएगा तो गृह कलह, यानी कि घर में युद्ध छिड़ गया, यानी कि एक दूसरे की लड़ाई होने लग गई। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। यानी कि पैतृक घर यानी कि पिता का घर छोड़ दिया और आर्थिक संकट बहुत ज्यादा आ गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा, याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। सामाजिक भी है, साहित्यिक भी है, नैतिक भी है और राजनीतिक विषयों पर लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना भी की। देखो ये आप यहां से एक सवाल आ सकता है कि लाला श्रीनिवास दास जो एक रचना लिखी थी संयोगिता स्वयंवर, आपसे पूछा है संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे लाला श्रीनिवास दास। आपसे पूछा जाएगा लाला श्रीनिवास दास द्वारा एक रचना है संयोगिता स्वयंवर जिसकी कठोर आलोचना, आलोचना क्या होती है? किसी भी चीज के बारे में गुण या दोष दोनों चीजें बता देना। ऐसा नहीं कि दोष आते हैं आलोचना, नहीं, गुण भी आते हैं और दोष भी आते हैं, उसे कहा जाता है आलोचना। तुम्हारे दिमाग में एक ही कीड़ा बसा हुआ है बेटा जी, क्या कि गुण दोष होते हैं, आलोचना नहीं बेटा, गुण भी होता है और दोष भी होता है। चलो, कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया गया। हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो जाते हैं। उपन्यास देखो, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, पद्मावती, कीर्तार्जुनियम, वेणु संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, ठीक है, स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कटर शूम की एक नकल, वृहनला, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, 1 रोगी और 1 वेद, रेल का विकट केल, बाल विवाह, ठीक है, प्रश्न जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना। हिंदी निबंध की बात करें 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंधावन माला में नाम से 2 खंडों में संग्रह में प्रकाशित है। अब देखो यहां पर हम लोग यहां बात करते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहां से आएगा तो एमसीक्यू सवाल आएगा, और जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है वहां से सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। एमसीक्यू यदि बालकृष्ण भट्ट जी से पूछा जाता है तो। अब कैसे ध्यान रखें इस चीज को, तो ज्यादा समझने की कोशिश ही नहीं करना। कैसे ध्यान रखना, ऐसे लिखना है कि बार बार लिखना है, जैसे मैं बस समझा रहा हूं कि भाई बालकृष्ण भट्ट जन्म कब होता है? 1844 में। कहां होता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां पड़ता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। 1914 में क्या हो जाता है? निधन। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, बेनी प्रसाद भट्ट जी का नाम, ये बहुत बार पूछा गया है। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, ये बहुत बार पूछा गया है। बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे? व्यवसाय से एक व्यापारी थे। ये बहुत बार आया एग्जाम कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जी का क्या कार्य करते थे? एक व्यापारी थे। याद रखना, बहुत बार पूछा गया। उसके बाद मैं चर्चा करूं यहां से बालकृष्ण भट्ट। याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेरणा से एक हिंदी प्रदीप, जो मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, हिंदी प्रदीप 1877 में। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी।
कितने वर्षों तक चला इसे? 33 वर्षों तक, 33 वर्षों तक चलाया, जिसमें किसके बारे में लिखा? सामाजिक, राजनीतिक आदि के बारे में इसमें लिखते रहे। ठीक है, अब कुछ रचनाएं याद रखना है जो मैंने बताया था अभी। एक तो रेल का विकट खेल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक बाल विवाह बहुत सारा महत्वपूर्ण है, एक नूतन ब्रह्मचारी बहुत महत्वपूर्ण है, एक जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है, रहस्य कथा बहुत महत्वपूर्ण है। बस ये रचना याद रखनी है बेटा, यहां से बाहर सवाल नहीं जाएगा आपका। याद हो गया? याद हो गया, समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, जैसे पीडीएफ मिल जाए एक दो बार और पढ़ लेना, बस फिर लिख लेना, मन बिना देखे लिख लेना, याद हो जाएगा आप लोगों को। क्लियर है? यहां से मैं बार बार कह रहा हूं, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। अपनी नींव मजबूत करो, 12th में फिर मेहनत करेंगे, फिर अपना एम उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये ध्यान आप लोगों को रखना है। अब आगे बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये तो याद हो गया, समझ में आ गया, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां से आगे भी हम लोग कुछ चीजें समझेंगे, बहुत कुछ दिया हुआ है पाठ में तो, ठीक है, लेकिन हमें यहां पे फिर बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा ही है महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं जहां अंडरलाइन करूं बस वही चीज ध्यान रखनी है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। वे भारतीय युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। मैंने बताया ना, प्रमुख यानी कि वरिष्ठ लेखक। वे हिंदी के प्रारंभ युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार व हिंदी आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य यानी आगे आगे गिने जाते हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नयापन, नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्व युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, राधाचरण गोस्वामी, देखो ये चीजें याद रखना है। कैसे याद रखना है इनको, कैसे सवाल आएगा? ऐसे आएगा, भारतेंदु युग का निम्नलिखित में से कौन सा लेखक नहीं है? भाई प्रताप नारायण मिश्र है, भारतेंदु हरिचंद्र जी हैं, राधाचरण गोस्वामी जी है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, एक चौथा नाम दे देगा, वो नहीं आएगा। आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना कि भारतेंदु युग का लेखक कौन सा नहीं है। देखो 1850 में जन्म होता है भारतेंदु हरिचंद्र का, 1855 में जन्म होता है प्रताप नारायण मिश्र जी का, और बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है 1844 में। ऐसे ध्यान रख लो। राधाचरण गोस्वामी का 56 या 58 के आसपास, कंफर्म नहीं है, ध्यान रखना, वैसे पूछा नहीं जाएगा। किंतु यह एक सर्वसम्मत यथा स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और दीर्घ समय तक यानी लंबे समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत क्या होता है, लगातार लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। अब ये क्या है द्विवेदी युग? सुनो कैसे क्या है, सुन लो, इसको भी मैं समझा देता हूं। देखो, मैंने कहा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को डॉक्टर नगेंद्र जी ने, किसने? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। याद रखना, ये आपके साहित्य में जब आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो रचनाओं के नाम पूछा जाता है, वो साहित्य से पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया, इस आधुनिक काल का वर्गीकरण कर दिया। इस आधुनिक काल का क्या कर दिया? वर्गीकरण। कैसे? नंबर 1 आया नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिचंद्र जी के नाम पर रखा गया। इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। सामान्यतः इसकी समय सीमा 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर आ जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है और द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया। इसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी मानी जाती है सामान्यतः। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, 2 ही बताऊंगा फिलहाल अभी, फिर आगे हमारा छायावाद आ जाता है,
जिसे प्रसाद पंत निराला युग भी कहा जाता है, 1836 माना जाता है। फिर प्रगतिवाद आ जाता है, 38 से 43 माना जाता है। फिर प्रयोगवाद आ जाता है, 43 से लेके 51 तक आ जाता है। फिर नवलेखन काल आ जाता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जितना बताया जाए आप लोग उतना ध्यान रखो, क्योंकि यहां पे नाम आया है द्विवेदी युग, इसलिए मैंने ये बताया, वरना ये आज नहीं बताता मैं, आगे जब इतिहास स्टार्ट करता जब मैं बता देता ये काफी बार। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखना, भारतेंदु युग, एक तो याद रखना भारतेंदु किसके नाम पर पड़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, समय सीमा याद रखना। दूसरा नाम पुनर्जागरण काल, इसका दूसरा नाम, इसका नाम जागरण सुधार काल, किसके नाम पर रखा गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया। ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, रख लोगे इतना, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है। ये याद रखना, ये कथन याद रखना, बहुत बार आया, जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है। यह कथन साहित्य के बारे में किसने कहा, बाल कृष्ण भट्ट, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग में उपादान है, जो गहन लोक संप्रति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोध पूर्ण प्रदान मान्य भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक युग जन जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति व जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उसमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय। बस इसमें एक याद रखना, जन समूह के साहित्य का हृदय का विकास है, या पूरा याद रख लेना, जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है, और कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना, बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, वो तो निबंध लिखा गद्यकार ही है। अपने अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की भाषा कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा जो दिखाई देने वाली, जो समझने वाली है, वो कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य के लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी के हिंदी पर्दे में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध की उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्राय सौदस्य, यानी सौदस्य क्या होता है, शैधन उद्देश्य। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आगे मैं जो मैं संधि विच्छेद संधि करवाऊंगा ना, तब मैं और समझा दूंगा। संधि विच्छेद ये होता है सैधन उद्देश्य, यानी उद्देश्य सही दिशा कहा जाता है। लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ। सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्म प्रकलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य शुक्ल जी ने निबंधकार के रूप में उन्हें साहित्य के एडिशन या सुपर्ब कथन, शुक्ल जी ने उन्हें निबंधकारों के रूप में उन्हें क्या कहा, एडिशन और स्टूल की श्रेणी दे दी गई। यानी क्या आपसे पूछा है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का एडिशन व स्टील किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यहां अब देखो, अब आगे की बातचीत होगी, उसका हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। अब देखो यहां से देखो, 3 लाइनें, ये एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, 7 स्लाइड हैं हमारे पास। 7 में से कंप्लीट मत पढ़ना मेरे दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि 95% अधिक अंक मैं आसानी से प्राप्त करूं, हिंदी लैंग्वेज में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर मैं प्राप्त कर सकूं अच्छा सा, तो आप लोगों को जितना मैंने अंडरलाइन किया है, जितना मैंने समझा है, बस उतना ही पढ़ना। क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या? नाम नहीं पढ़े, एक व्यापारी थे, अभिरुचि की जगह माता है। अब इसको बार बार हमें बस इतना, 44 में जन्म होता है, 14 में निधन होता है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, माता का नाम पार्वती, पिता का नाम बेनी पड़े, एक व्यापारी थे, अभिरुचि की जगाई माता जी ने जगाई, ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी 1877 में मासिक पत्रिका
क्या नाम था, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया, 33 वर्षों तक संपादन किया, सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों में लिखते रहे। संयोगिता स्वयंवर का जो लाला श्रीनिवास दास की रचना है उसका कठोर आलोचना भी की। हिंदी शब्दकोश के लिए कांसी निमंत्रण था डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा, लेकिन थोड़ा मतभेद हुआ तो वहां से वो आ गए थे। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, शिक्षादान, नल दमयंती, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम और भट्ट निबंधावली, 2 भागों में ये सब चीजें हैं। 1000 से अधिक निबंध लिखे थे, लेकिन 100 से अधिक प्रकाशित हुए थे। ठीक है, फिर भारतेंदु के लेखक कौन कौन से हैं, तो भारतेंदु हरिचंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र है, राधाचरण गोस्वामी जी है, बालकृष्ण भट्ट है। सवाल कैसा आएगा, ये आएगा कि भारतेंदु का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि हाँ, ये कथन याद रखना, जनसमूह के चित्त के विकास का संवाहक है। ये कथन किसने कहा, ये कहेंगे साहित्य के बारे में। ये कथन कहने वाले विद्वान थे बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, उसके बाद चर्चा करें गद्य का अर्थ है ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये उद्देश्य का मैंने संधि विच्छेद बताया यहाँ पे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें साहित्य का एडिशन एवं स्टील कहा है, बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अब देखो, इसको मैं एक बार वापस से समझा देता हूं। देखो रे, क्या क्या आएगा आपके एग्जाम में सवाल। पहला, मोटा मोटी चीजें हम लोग लिख रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें क्या कहा, एडिशन व स्टील, एडिशन व स्टील कहा, एडिशन व स्टील कहा। साहित्य के जन समूह का हृदय का विकास, साहित्य के जन समूह का संवाहक जो भी विकास, वो है एक कथन, याद रख लेना। तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण बता रहा हूं। एक मासिक पत्रिका याद रखना जिसका नाम क्या था, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, याद करवा दूंगा मेरे दोस्त, चिंता मत करो। मासिक जिसका प्रकाशन कब करते हैं, 1877 में। कितने साल तक किया, 33 सालों तक। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक सभी के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, और जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है, क्या करोगे, एक तो जन्म कब हुआ, 1844 ईस्वी में। निधन कब होता है, 1914 ईस्वी में। कहां होता है, इलाहाबाद, यूपी में। माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। हाँ, ये मैं इसलिए कह याद हो जाए, क्योंकि मैंने वादा किया था यार कि समय ज्यादा मत दो, अपना समय पढ़ने में लगाओ, तो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में लगाओ, हिंदी लैंग्वेज में मत लगाओ। ठीक है, क्या थे था ना, वही ध्यान रखना। पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, क्या थे, व्यापारी थे बेटा, क्या थे, व्यापारी थे। पार्वती सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने इनके अध्ययन करने में रुचि जगाई। अध्ययन में क्या जगाई, रुचि या लालसा, इच्छा जगाई। ये ध्यान आप लोगों को रखना है इसमें। काशी से निमंत्रण भी आया था, किस लिए, हिंदी शब्दकोश के लिए। अब ये निमंत्रण किसका था, किसने दिया था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने दिया, लेकिन मन नहीं मिला, आ गए, खड़ूस तो थे। अब सबसे बड़ी सवाल, भारतेंदु युग का प्रमुख लेखक की बात कर ले। प्रमुख तो सभी थे बेटा, वैसे वरिष्ठ याद रखो, वरिष्ठ लेखक। और क्या थे ये, गद्यकार थे। कविताएं बहुत कम लिखी होगी तो 1-2 लिखी होगी, वैसे ही, वरना लिखी ही नहीं थी। ठीक है, अब कुछ रचनाएं ध्यान रखना। इनकी रचनाएं कौन कौन सी, एक तो रेल का विकट खेल, बहुत बार पूछा गया है, आएगा यही, रेल का विकट खेल। यदि ये नहीं आए ना तो बाल विवाह आएगा, यदि बाल विवाह नहीं आए ना तो रहस्य कथा आ जाएगा, रहस्य कथा। ये नहीं आया ना तो नूतन ब्रह्मचारी आ जाएगा, ये नहीं आया तो 100 अजान 100 जान आ जाएगा। हाँ, महत्वपूर्ण भाई, 100 अजान 100 जान। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम, प्रहसन आ जाएगा। बस ये है आपका पूरा काला चिट्ठा, काला नहीं सफेद है अपना तो यार। ठीक है, प्रज्ञा, आयुष, ये शेर शेरनियो, बस
मजाक नहीं कर रहा हूं, 100% मैं आप लोगों को 95% से अधिक अंक, जिसे मैं 100% मार्क्स मानता हूं, कहते हैं नहीं मिलते, मैं दिलाता हूं। भी प्रतिनिधित्व करता है प्रस्तुत निबंध में आप। तो मैं थोड़ा सा मैं एक बार बता दूं, एक निबंध है, ये निबंधकार व्यक्तित्व निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली भी का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर से कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करती। अब इसमें क्या क्या लिखा है सुनो ध्यान से, समझना ध्यान से। इन्होंने क्या लिखा, बातचीत लिखा, एक निबंध लिखा। क्या है ये, एक निबंध है। एक बात बताओ मुझे, बातचीत क्या है? एक बात बताओ मुझे, यदि हम लोग बातें नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, गूंगे। पूरी सृष्टि, पूरा ये संसार है, क्या हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गूंगी। तो क्या हम अपनी मन की बातें, मन के भाव, क्या हम एक दूसरे को बता सकते हैं? नहीं। दिमाग में बहुत बड़ा एक दुख है, हृदय में है, बहुत ज्यादा चुभता है, किसी को बता देंगे तो मन हल्का हो जाएगा। अपने दोस्त से दुख सुख की बातें कर लेंगे, मन हल्का हो जाएगा। यदि हम लोग अपने मन के भावों को, विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो फिर क्या हमारे दिमाग में जो भी हमने अनुभव किया है, कैसे हम लोग आगे प्रसारित करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिना बातचीत के इंसान, हम ये कह सकते हैं, गूंगा ही नहीं, वो बीमार है। गलत है या सही है? हाँ, बीमार है, वो रोगी है। यदि हम लोग, हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति क्या होती है, वाक्य नहीं बोलना, वाक शक्ति नहीं होती तो क्या हम इस संसार में अपना रुतबा जमा बैठते? हमें जानवरों से भी बेहतर हो जाते। जानवर तो फिर भी हमसे बहुत अच्छे होते यदि हमारे अंदर बातचीत नहीं होती। अभी अभी बार बार मैं नाम ले रहा हूं, बेन जॉनसन, बेन जॉनसन, बेन जॉनसन, बेन जॉनसन, याद है? नहीं रहा, कोई बात नहीं, बेन जॉनसन अब याद रख लो। इन्होंने कहा इंसान का वास्तविक स्वरूप है ये। इंसान का क्या है, वास्तविक स्वरूप है हमारा बोलना। एक व्यक्ति का नाम आता है विदेशी का, जिसका नाम है एडिसन। एडिसन ने कहा कि दो व्यक्तियों के मध्य ही हो सकती है बातचीत। फिर एक बात और कही गई चैप्टर में, क्या कि यदि तीन व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो अंगूठी का नग है, यानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तीन आदमी बात कर रहे हैं तो। लेकिन जब चौथा आ जाता है, चार से अधिक हो जाते हैं, चार से अधिक हो जाते हैं तो उसको क्या कहा गया है, राम रमोवल कहा गया है। ये ध्यान रखना, राम रमोवल कहा गया है। क्यों? क्योंकि फिर उसका कोई तुक नहीं होता है उन बातों का, फिर बस मजाक करते रहो, गप्पे मारते रहो, बस मन हल्का हुआ, ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, टाइम पास हो गया, उसे कहते हैं टाइम पास। आई बात समझ में? ये आपके इस बातचीत नामक निबंध में लिखा हुआ है। अब बातचीत निबंध में एक बहुत अच्छा सवाल आता है कि बातचीत निबंध का सारांश लिखिए। क्या लिखिए? सारांश। अब आप लोग क्या करते हो, एक रामायण से लिख के आ जाते हो? नहीं भाई, बिना पॉइंट के यदि आप लोग सारांश लिखते हैं तो 100% मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। कैसे? अब सुनना ध्यान से। अब जो ये निबंध है अपना, बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा हुआ, अब उससे पहले कुछ चीजें और, ये कुछ शब्दार्थ हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि जब आपके से गद्यांश आएगा, पठित गद्यांश आएगा, तो वो आपसे पूछ ले, किसी शब्द का अर्थ पूछ ले, तो वो ध्यान रख लेना, पढ़ाने की चीज नहीं है। वक्तृत्व क्या होता है, बोलने की कला होता है, भाषण देने की कला होता है, पुलपिट क्या होता है, पायदान होता है, इनको आप लोग ध्यान में रख लेना। तो मैं बात कर रहा था किसकी, मैं बात कर रहा था पाठ के सारांश की। पाठ का सारांश पूछा जाए तो ऐसे मोस्ट पहले लिखना है कि भट्ट द्वारा निर्रचित निबंध बातचीत मानवीय गुणों में वाक शक्ति के महत्व और इसके विभिन्न स्वरों पर प्रकाश डालता है। इस पाठ का सार निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट बनाना, वाक शक्ति का महत्व, अंडरलाइन जरूर करना। बातचीत बनाम भाषण यानी स्पीच जिसे कहते हैं, और ये मैंने बीच बीच में ये अंडरलाइन किया है ना, ये मोटे मोटे लिखा है, इसको आप लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। समझना वापस से, जब पाठ का सारांश पूछा जाता है तो पॉइंट बनाना एक एक, पहली बात। दूसरा, कोई इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है उसको अंडरलाइन करना न भूलें आप। मजाक नहीं कर रहा हूं,
ऐसा जैसा मैंने कहा ऐसा कर लिया, 100% मार्क्स हम लोग लेकर बैठेंगे। ध्यान रखना, कोई माइका लाल नहीं है, कोई एक छोट अंक अंक आधा अंक या एक 25 पैसा भी कोई काट ले तो ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे है ना, ठीक है। ऐसे बातचीत के लाभ और विद्वानों के मत, हल्कापन होता है, बेन जॉनसन का मत है, एडिसन का मत है। ऐसे बातचीत के विभिन्न प्रकार, 3-4 व्यक्ति, वर्गानुसार बातचीत, कट आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन जिसे यूरोप में कहा गया है, बातचीत करने की कला जिसे कहा जाता है, सबसे उत्तम तरीका। अब ये चीजें, इतना है आपका ये सारांश, ये ऐसे लिखना है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, वाक शक्ति का यानी बोलने की जो शक्ति भगवान ने हमें दी है उसका महत्व क्या है। दूसरी बात, शब्दों को गलत मत लिख देना, अशुद्ध मत लिख देना। देखो महत्व, कुछ बच्चे ऐसे महत्व लिख के आ जाते हैं, अशुद्ध बेटा 1/2 नंबर काट लेगा वो, ध्यान रखना। महत्व में डबल तय आता है, लेकिन जब महत्वपूर्ण लिखते हैं तो सिंगल तय आता है, ये भी ध्यान रखना। तो गलतियां नहीं करना है आप लोगों को। शब्द मैंने कहा ना, मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूं, नालायको ज्ञानी मत बनना। नालायक मेरा बहुत अच्छा शब्द है, जिससे मैं प्रेम करता हूं ना उसे नालायक मैं बोलता हूं। आप तो मेरे भाई बहन बच्चे हो मेरे लिए, तो है ना, तो मैं आपको तो नालायक कह सकता हूं प्यार से, ठीक है। नालायक हो तो नालायक को ज्ञानी मत बनना। जितना जैसा लिखा है वैसा का वैसा टेप के आ जाना, यानी कि वैसा का वैसा लिख के आ जाना। एक पॉइंट में भी नंबर नहीं कटने दूंगा, 0.0001 भी नहीं कटने दूंगा। मेरी बातों को जो मैं कह रहा हूं उनको ध्यान में रखना बेटा, पहले कह रहा हूं 100% मार्क्स हम लोग लेके रहेंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो वाक शक्ति का महत्व, लेखक का मानना है कि ईश्वर द्वारा दी गई शक्तियों में वाक शक्ति, यानी कि वाक शक्ति का अर्थ क्या है, कोष्ठक मैंने लिख दिया है, बोलने की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण। मुझे एक बात बताओ, यदि हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या हम आज इस समाज में इस प्रकार से रह सकते थे? नहीं रह सकते थे, बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। अत्यंत महत्व, यदि मनुष्य में यह शक्ति न होती तो पूरी सृष्टि गूंगी और मूक, मूक बोल नहीं पाना, गूंगी और मूक प्रतीत होती, यानी लगती ऐसी हमें। लोग एक कोने में बैठे होते और अपने सुख दुख का अनुभव एक दूसरे साझा नहीं कर पाते। वाक शक्ति का महत्व क्या है? दुख सुख की बातें करना, भाईचारे प्यार की बातें कर लेना। अब एक लड़का किसी को भी अपनी बातें बताना चाहता है, कोई लड़की किसी को बात बताना चाहती है तो कैसे? बोलने के द्वारा तो बताएगी। यही तो ताकत भगवान ने हम लोगों को दी है। तो हमारे अंदर और जानवरों में फिर क्या फर्क है? यही तो फर्क है कि हम समझदार कहलाते। जानवर भी समझदार होता है, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन ज्यादा समझदार कौन है? इंसान। अब इंसान के पास ये शक्ति नहीं होती तो सच बताऊं, जानवर से भी ज्यादा गए बीते हम लोग होते। ये ध्यान रखना, मेहनत करना यार, मेहनत। क्योंकि आप लोग आपने बॉर्डर 2 सुनी होगी, देखी होगी मूवी, नहीं देखी तो मैं बता देता हूं कि वरुण धवन हमेशा कहता है कि मेरा बापू कहता था कि छोरा छोरी 15 से 25 साल तक अच्छे से पढ़ ले, जिंदगी जिंगा लाला हो जाएगी। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं बेटा मेहनत करो, ये 15 साल से लेके 25 साल के मतलब जो 10 साल है ना, इसमें कस के मेहनत करो, मेहनत हिम्मत से तगड़ी जान लगा दो। दिन कब होता है, रात कब होती है, ध्यान ही मत दो। खेलना थोड़ा बहुत खेलो बस, ठीक है, इतना ही ध्यान रखो और पढ़ाई में लगा दो। सच बता रहा हूं, आप जो चाहते हैं वो बन जाओगे, ठीक है। तो वाक शक्ति का महत्व हो गया कि हम दुख सुख की बातें कर सकते हैं, अपने भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बातचीत बनाम भाषण, एक बातचीत करने का तरीका होता है 2 व्यक्तियों मध्य, 3 व्यक्तियों के मध्य, एक भाषण देना होता है, एक भाषण देने की कला। लेकिन जो भी अच्छा है, भाषण बहुत सारे लोगों को एक व्यक्ति देता है जिसका कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, लेकिन बातचीत जब करते हैं 3 व्यक्ति या 2 व्यक्ति तो उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। देखो भट्ट जी स्पीच और बातचीत में अंतर स्पष्ट करते हैं। आपसे आएगा स्पीच और बातचीत में अंतर बताइए, 2 नंबर का सवाल आ जाएगा, लिख लेना, आ जाएगा। जहां स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश पैदा करना, तालियां बटोरना, इन तालियां। वहीं घरेलू बातचीत मन रमाने, मन रम जाना, मन लग जाना का एक सहज ढंग है। बातचीत में वह औपचारिकता और संजीदगी नहीं होती जो मंच पर दिए जाने वाले भाषणों में होती है।
बात तो सही है। जब घर में बैठ करके दो व्यक्ति तीन व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो मन रम जाता है, वो भाषण में नहीं होता। बातचीत में केवल भाषण केवल सुना जाता है, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, कुछ हाउलर करते हैं, कुछ तालियां, मैंने नहीं सुना, किसी ने तालियां बजाई तो मैंने भी तालियां बजा दी, मुझे पता ही नहीं वो क्या कह रहा है, नालायक। आई बात समझ? तो ये ध्यान रखना है, बातचीत बनाम। ये आएगा 2 नंबर का सवाल, जो का तो 3 लाइनें लिख देना बस। बातचीत के लाभ और विद्वानों के मत। विद्वानों के मत मैंने बताया, जॉनसन का मैंने बताया, एडिसन का मैंने बताया। अब बातचीत का लाभ क्या है? हल्कापन, यानी कि जो हमारे मन में जो दुख है वो किसी को जब शेयर कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। आप कहते हैं यार अब अच्छा मुझे लग रहा है। जिस तरह शरीर में जमा धुआं व मवाद भाप बनकर निकल जाता है, वैसे ही बातचीत से मन का भारीपन दूर होता है और चित्त यानी हृदय प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। भाप मवाद, जैसे धुआं भाप बनकर निकल जाता है, मवाद और धुआं भाप बनकर, वैसे ही मन का दुख कम हो जाता है, हृदय खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है एक दूसरे को बताने पर। विद्वानों का मत। बेन जॉनसन का मत है, उनका मानना है कि बोलने से मनुष्य की वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है, वास्तविक शक्ति का साक्षात्कार होता है। ऐसा किसी ने कहा? बेन जॉनसन ने। एडिसन ने क्या कहा? 2 व्यक्तियों के मध्य बातचीत। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही संभव है, क्योंकि तभी वे अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। जब 2 व्यक्ति आपस में बात करें तो अपने मन की बातें उसे बता देते, उसे पता है कि जब मैं इससे बात करता हूं, इस दोस्त से, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मन रम जाता है यार मेरा, मेरे दिल की धड़कन है ये मेरा दोस्त। यार कहाँ है, आ जाना यार, बहुत दुख रहा है, बहुत दुखता है, आ जाना यार। आया 1 मिनट में, आ गए, बात करिया, हग किया, यार ऐसे हो रहा है, मन की बातें बता लेते हो, मन का दुख शेयर कर लेते हो, आंखों से आंसू निकल आते हैं, गले लग लेते हो। हाँ ठीक है, और जब जाते हो तो ऐसा दुख होता है यार, नहीं यार मत जाओ यार, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहता हूँ तो आपके साथ बातें करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता ही नहीं चलता समय कैसे कट जाता है। तो ये सब चीजें किसके द्वारा संभव है? वाक शक्ति के द्वारा, बातचीत के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर बातचीत के बहुत सारे प्रकार होते हैं। 3 नंबर का आ सकता है, बातचीत के विभिन्न प्रकार बताइए, 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो 3-4 व्यक्ति, 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में नग की तरह होती है। 3 लोगों की बातचीत होता है, और 3 से अधिक हो गए राम रवोल हो गया, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जबकि 4 लोगों में केवल औपचारिकता, फॉर्मेलिटी रह जाती है। 4 से अधिक की बातों को लेखक ने राम रमोल कहा है, जिसमें कोई औपचारिकता नहीं रहती है। वर्गानुसार बातचीत। बूढ़े लोग पहले वाली बातों को अच्छी बताते हैं, अब वाली बातों को गलत बताते हैं। देखो, बूढ़े लोग जमाने की शिकायत और पुराने समय की प्रशंसा करते हैं। सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ता है। सहेली आपस में बात करते हैं, रस से रस आता है, आनंद आता है, रस उमड़ता है उसमें। विद्यार्थी अक्सर अपने गुरु और सहपाठियों की चर्चा करते हैं। बूढ़े लोग पिछले जमाने की, पहले जो जमाना था उनका, उसकी प्रशंसा करते हैं, अब वाले जमाने की शिकायत करते हैं। सहेलियां जब बातचीत करती हैं तो बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, रस आ जाता है आपस में। और विद्यार्थी जब बातें करते हैं तो गुरुओं की बातें करते हैं, अपने दोस्तों की बातें करते हैं। तो ये वर्गानुसार हो गई। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन एक कला है बातचीत करने का, जिसे यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहा जाता है। यूरोप के लोगों में बातचीत की एक विशेष कला है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहा जाता है। इसमें ऐसी चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं कि सुनने वालों को सुख मिलता है। याद रखना, यूरोप में कहा जाता है। फिर सबसे उत्तम तरीका क्या है? लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका वह शक्ति पैदा करना है जिससे मनुष्य स्वयं से बात आत्मवार्तालाप कर सके। सबसे अच्छा तरीका है स्वयं से बातें करना, जिसे अंत्य व्यक्ति कहते हैं। अंत्य व्यक्ति क्या होता है? मन ही मन में बातें करना सबसे अच्छा तरीका है। आप कहते हैं ना कि मन ही मन में पढ़ो यार, क्यों डिस्टर्ब करो दूसरों को। मतलब वो जो पढ़ रहे हैं ज्यादा गहन, बहुत अच्छे समझ में आता है हमें। तो सबसे अच्छा तरीका है स्वयं से बातें करना। हमारी आंतरिक मनोवृत्ति एक ऐसा आईना है, दर्पण है, शीशा है, जहां हम संसार के हर रूप को देख सकते हैं। यदि हम अपनी जीव्या यानी जीभ को वश में कर लें और मौन रहकर स्वयं से बात करना सीख लें तो हम क्रोध जैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते। कहते हैं ना, बिना हाड की जीभ छे या इन पट 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 मत पट, मत फेंक। वो कई कहते हैं ना, फेंकने दे, लपेट रहा हूं, लपेट रहा हूं, लपेट रहा हूं।
क्योंकि कहते हैं ना, बिना हाथ की जीभ है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और जिसने संयम रख लिया इस जीभ पर, आपको याद है, जिंदगी में यदि कुछ पाना है, कुछ करना है, कम बोलो, कम खाओ, कम सो, 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। जहां उचित हो वहीं बोलो, जितना हो उतना ही खाओ, कम ज्यादा नहीं, जिम में चले गए तो यहां तक भर लिया। और कम सोना, ऐसे नहीं कि 6 घंटे के बाद भी सो रहे हैं, गलत बात। और जिंदगी में एक तरीका और बताऊं, जिंदगी में देखो, यदि आप प्रत्येक काम में, सच बता रहा हूं, प्रत्येक काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं सभी स्टूडेंट, तो आज मैं छोटे छोटे 2-3 काम बता रहा हूं, छोटे छोटे। जिंदगी में किसी भी काम में आप असफल नहीं होंगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। क्या क्या? नंबर 1, रोजाना पढ़ना, रोजाना पढ़ना, नंबर 1। नंबर 2, किसी के बारे में, किसी के बारे में, बारे में न बुरा बोलना, न बुरा सोचना, न बुरा करना, बोलने को कहना भी कह सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, सुबह शाम, सुबह शाम भगवान को याद करना, भगवान की या प्रार्थना करना, भगवान को याद करना। 2-2 मिनट, 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को, बस। ये 3 काम है। सच बता रहा हूं, ये कर लिया ना आपने, यदि वो भी नहीं किया, काम चल जाएगा। भगवान केवल उन्हीं की सहायता करता है जो रोजाना मेहनत करता है, जो रोजाना पढ़ता है, और किसी के बारे ना तो बुरा सोचा, ना कहा, और ना सोचा, ना कहा, और ना किया। सच बता रहा हूं, कभी भी लाइफ में असफल नहीं होंगे आप लोग। अब देख लो कि जीभ पर आपने संयम रख लिया, ये ध्यान आपको। तो ये था आपका, अब ये मूल चैप्टर यहां से स्टार्ट हो आपका। अभी तक मैंने आप लोगों को केवल एक तो पाठ का सारांश पढ़ाया है, ठीक है, ये यहां से तो पाठ का सारांश स्टार्ट होता है हमारा, और ये पाठ का सारांश बस। आपने यदि ये पाठ का सारांश और ये जो मैंने समझाया था, ये चीजें जो मैंने समझाई थी, ये आपने ध्यान में रख लिया, सच बताऊं मैं आपको, पूरा चैप्टर कंप्लीट है। आगे क्वेश्चन आंसर करो चाहे मत करो, आगे मूल चैप्टर पढ़ो या मत पढ़ो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य यही है, क्या, कोई भी चैप्टर है, कोई भी पाठ है आपका, कोई भी है, उसमें जो लेखक है, लेखक का जीवन परिचय के बारे में, जहां से जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धि, एवं साहित्यिक उपलब्धि, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कैसी भाषा, ये सब चीजें जो मैंने अभी बताया, साहित्यिक उपलब्धि, ये महत्वपूर्ण है। और उस पाठ का सारांश पॉइंट वाइज, बस ये है महत्वपूर्ण। और इसके साथ में रोजाना पढ़ना, रोजाना पढ़ना, ये बार बार इसलिए रिपीट करो, आज पहली क्लास है आप लोगों की, आपका स्वागत है, इसलिए ना किसी के बारे में बुरा कहना है या बोलना, एक ही बात है। ना सोचना है और ना करना है। 100% मार्क्स लोगे आपको एंड में, ये ध्यान रखना। ये थी मेरी आज की क्लास, क्या कंप्लीट ऐसे ही कराऊंगा, मेरी आदत यही है। इससे ज्यादा शॉर्ट और क्या होगा मेरे दोस्त, इससे ज्यादा